हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और सेशन पीवाईक्यूज का, जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली अभी तक जितने भी सेशंस मैंने किए हैं, सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्वेश्चन के, वो आपको समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे। हो सकता है कि इतने सारे क्वेश्चंस कराते हुए कुछ क्वेश्चंस गलती से टिक लग जाए, मैं बोल कुछ रहा हूँ आंसर कुछ लग जाए, तो उसको आप रेक्टिफाई जरूर कर लेना और मुझे भी बता देना, है ना। और आपको कुछ लगता हो किसी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका सॉल्यूशन ये आना चाहिए, आपने जो बताया वो नहीं आना चाहिए, तो वो भी आप बता दीजिएगा। क्योंकि मैं भी आपकी तरह फिजिक्स का लर्नर हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को बहुत तगड़ी फिजिक्स आती है। जैसे आप सीखते हैं वैसे ही मैं सीखता हूँ। फर्क सिर्फ इतना सा है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द पार्टिकल्स आर बोसोन? इनमें से कौन से पार्टिकल्स बोसोन है? पहला जो है वो बोला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं, ठीक है। और फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स, वो फोटॉन्स किस कैटेगरी में आते हैं? ये बोसोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द फोर्स एफ 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप acts on a particle whose position vector is I minus j plus k, the torque of the force about the origin। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इक्वल्स टू, हम इसको टाउ से भी लिखते हैं, ये होता है आर क्रॉस एफ। तो इसका यदि हम मैट्रिक्स बनाए और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट सॉल्व कर लें, तो आई, जे और के, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 1, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 3 और माइनस 5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा आई, ये हो जाएगा +5 यहां पर, और ये हो जाएगा -3, ये माइनस जे, यहां पर बनेगा -5, ये बनेगा -7, ये प्लस के, और यहां पर बनेगा 3 और ये +7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2i प्लस 12j और प्लस 10k। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए, 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज गिवन बाय। तो साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πm/qb। ये टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन का। हमें निकालना है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है किसका? टाइम पीरियड का। तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगा qb/2πm। तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगा किसके? qb/2πm, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में बी। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बी के पैरेलल होता है, उसके एंटी पैरेलल होता है। नेवर बी अलाइंड एग्जैक्टली पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू बी और नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा? नेवर बी अलाइंड एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। रीजन बीइंग because of quantization of angular momentum, quantization of angular momentum, because of quantization of angular momentum। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वो एक डायग्राम बनाते हो ना, ऐसा करके, ये करके एक डायग्राम बनाते हो, यहां से एक एंगुलर मोमेंटम होता है, फिर जेड डायरेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर निकलता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एच एटम इज द ऑर्डर ऑफ। देखो, इसके लिए सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लगाओ। तो करंट को हम कैसे निकालेंगे? E/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और T बराबर क्या होता है? 2πr/v। तो ये हो जाएगा EV/2πr। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर उसकी वेलोसिटी निकालें, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम, H2 एटम के लिए, तो अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें फॉर्मूला हम यूज करते हैं E²/4πε0 और H कट। तो यहां से इसकी वेलोसिटी आती है 2.19 इंटू 10⁻⁶, ये इसकी वेलोसिटी आती है। और इस वेलोसिटी से फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? करंट की। यहां पर जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और आर जो लेते हैं बेसिक, जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इसकी वैल्यू लेते हैं 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां से हम निकालते हैं करंट, और फिर करंट निकालने के बाद हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो आता है μ0I/2r। तो यहां से जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 12.5, लमसम इक्वल हो जाता है 10 टेस्ला। और हमें पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर अगर मैं देखूं तो ये B इज इक्वल्स टू 10⁻1 टेस्ला। तो हमें ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 टेस्ला हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 टेस्ला। तो सही आंसर
सही आंसर जो है इसका वो क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, तो स्टैटिस्टिकल वेट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जी, उसको जी से शो करते हैं और जी इक्वल्स टू होता है 2J+1। ठीक है, क्या होता है 2J+1, जो कि ऑप्शन है बी। अब स्टैटिस्टिकल वेट क्या होता है, ये होता है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स ड्यू टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल वेट का मतलब क्या होता है, ये होता है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ड्यू टू पॉसिबल ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन स्पेस, एंगुलर मोमेंटम इन स्पेस। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑर्थोहीलियम हैज, ऑर्थोहीलियम और पैराहीलियम, हीलियम की 2 स्टेट्स होती है ना, और अकॉर्डिंग टू स्पिन ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल है या पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करता हूं पैराहीलियम की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैराहीलियम की, तो पैराहीलियम जो इसकी स्टेट होती है वो होती है सिंगलेट। पैराहीलियम कौन सी स्टेट होती है, सिंगलेट स्टेट होती है, और ये एंटी पैरेलल स्पिन विद एंटी पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। और यहां पर जो टोटल स्पिन है वो टोटल स्पिन जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑर्थोहीलियम, ऑर्थोहीलियम की मैं बात करूं तो ऑर्थोहीलियम जो है वो होती है इसकी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, और ये पैरेलल स्पिन विद पैरेलल स्पिन, विद पैरेलल स्पिन। और यहां पर जो टोटल स्पिन है इसकी वो टोटल स्पिन हो जाती है 1। अब हमें पूछा गया है कि ऑर्थोहीलियम क्या है, तो ऑर्थोहीलियम होती है इसकी ट्रिपलेट टर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट टर्म। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम, तो टोटल एनर्जी जो है वो होती है mZ²e⁴, और यहाँ Z आएगा तो सॉरी me⁴, Z हाइड्रोजन के लिए बोला है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1, 4ε0² H²1/n², तो B इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक मिनट देखिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन फर्स्ट, तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो लिखी जाती है v = c/137। अगर मैं बात करूं इसमें बोहर ऑर्बिट के अंदर, तो c/137 Z/n ये लिखा गया है यहाँ पर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो अगर मैं Z की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो यहाँ पर सेकंड बोहर ऑर्बिट एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा c/137 और ये बनेगा Z। और अगर v सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा c/137 Z/2। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करोगे तो v सेकंड अपॉन v फर्स्ट ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लिखते हैं म्यू से, और ये वैल्यू बराबर होती है जी म्यू बी और एस, जहां म्यू बी जो है वो होता है बोहर्स मैग्नेटॉन, ये होता है बोहर मैग्नेटॉन, और इस बोहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है EH/2m, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 9.274 × 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। यहाँ m जो है वो लेते हैं हम किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो फिर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ये जो g है ये फैक्टर है, और फॉर इलेक्ट्रॉन इसकी जो वैल्यू है g की वैल्यू, ये g की वैल्यू होती है 2, और स्पिन जो है वो कितना हो जाएगा 1/2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × म्यू बी × s की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू बी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, म्यू बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो होमोन्यूक्लियर मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी कि उनके जो चार सेंटर हैं इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के वो कोइंसाइड करते हैं तो उनमें परमानेंट
डायपोल मोमेंट नहीं होगा, और परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा तो उसके अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी नहीं होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा अराइज तभी करेगा जब उसके बीच में क्या होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट आएगा, जो कि हेट्रोन्यूक्लियर में आता है। होमोन्यूक्लियर जैसा कि N2 H2 O2 ये सारे होमोन्यूक्लियर होते हैं। तो यहाँ पर जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है वो नहीं होगा तो यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रमन स्पेक्ट्रा इज अराइजेज ड्यू टू। देखो रमन स्पेक्ट्रा जो है इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रमन स्पेक्ट्रा के यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलता इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो पहला रीजन तो आएगा इज अराइजेज ड्यू टू इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आप आंसर लगाते, पर अब यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये स्कैटरिंग होती है, वो स्कैटरिंग होती है किसकी, फोटोन्स की। तो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन्स चेंज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ विद द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो फोटोन्स हैं, जो स्कैटर्ड फोटोन्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। किस कारण से? क्योंकि वो टक्कर करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी जो है स्कैटर्ड फोटोन की वो चेंज होती है। और उसके चेंज होने की वजह से जो उनकी पोलराइजेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है, और पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है तो उस वजह से वहां पर रमन स्पेक्ट्रा अराइज होता है। तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, बोहर मैग्नेटॉन, अभी मैंने आपको बताया था 9.27 × 10⁻24 जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हम निकालते हैं म्यू इक्वल्स टू आई ए, और आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ई वी अपॉन 2πr। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ये, तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो म्यू इक्वल्स टू आई, और आई की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो ई वी अपॉन 2πr। तो ई वी अपॉन 2πr और ए की वैल्यू πr²। तो यहाँ से बनेगा पाई से पाई कट गया, तो ये बन जाएगा आर से आर कट गया, ये बन गया ई वी आर अपॉन 2। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एम से, तो ये बन जाएगा एम वी आर, और ये बन जाएगा 2m, और यहाँ ई रह जाएगा। अब एम वी आर जो है वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एल अपॉन 2m। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, म्यू की। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, आंसर इसका कितना आएगा, 3 आएगा। अब एच अल्फा का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, n इक्वल्स टू 3 से और n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 3 से 2 में। अब 3 के लिए जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर यानी कि L है वो कितना होगा, 0 1 2। और इसके लिए जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, L ± s। तो L बराबर 0 के लिए हमारे पास स्टेट बनेगी 3s1/2। इसी तरह से हम 1 के लिए निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे n बराबर 2 स्टेट के लिए, L बराबर 0 और L बराबर 1 दो स्टेट बनेगी। इसके लिए 2s1/2 आ जाएगा, 2p1/2, 2p3/2 आएगा। सिलेक्शन रूल का हम यहाँ यूज करेंगे, डेल्टा L इक्वल्स टू ±1, डेल्टा J इक्वल्स टू 0 ±1। अब यहाँ पर फॉरबिडन होंगे कौन कौन से, 3s1/2 से 2s1/2, क्योंकि डेल्टा L इज नॉट इक्वल्स टू +-1 हो रहा है। तो फॉरबिडन मतलब वो अलाउ नहीं होंगी। 3s1/2 से 2s1/2 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। इसी तरह से 3/2 से और 2s1/2 में ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा L इज नॉट इक्वल्स टू +-1 आ रहा है। तो वो सारा मैंने लिख दिया है जो कि फॉरबिडन है, ये सारे फॉरबिडन है। अब जो अलाउड ट्रांजिशन स्टेट है वो बन रही है टोटल 6, ये 1 2 3 4 5 6। इसमें से जो शुरू वाली 2 हैं इनमें जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, तो इनको एक ही स्टेट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से आगे की 2 और इसी तरह से आगे की 2। तो टोटल 6 जो ये हैं इनका, क्योंकि एनर्जी जो लेवल है वो बहुत कम है, पास हैं ये, तो इनको एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल जो लाइन बन जाएंगी वो कितनी बन जाएंगी, 3 लाइन बन जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, द 2p1/2 and 2s1/2 states of hydrogen like atom are not degenerate but are separated। तो इस तरह का जो स्मॉल एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है 2p1/2 और 2s1/2 के बीच में, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं लैम्प शिफ्ट, है ना। इसको हम नाम देते हैं लैम्प शिफ्ट, और इट इज अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट स्पेसिफिकली इंटरेक्शन विद वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्यू टू क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट specifically interaction with vacuum fluctuation which was not happened in Drake shift। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्प शिफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, let H equals to QI PI T be Hamiltonian of a mechanical system, the Hamilton's canonical equation of motion। तो ये तो याद करने वाला फॉर्मूला है, डी आंसर आ जाएगा इसका। क्यू के इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, और माइनस क्यू के डॉट ए है ना, और माइनस पी के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल क्यू के। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं बी जे और जे प्लस वन, और बी की जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ये वैल्यू हम लिखते हैं बी की, या आप बी की वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हो एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और जे प्लस वन, ये आंसर आ जाएगा जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, दोनों का सम, इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी और मैग्नेटिक एनर्जी का भी, तो ये हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन। तो सही आंसर आ जाएगा डी, ये डी। नेक्स्ट, विच पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है? देखो पहले वाले में ये नेगेटिव है -10 और पॉजिटिव जंक्शन यानी कि पी है -7। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है कि जो पी है वो हायर वोल्टेज पे हो, हाई वोल्टेज, और जो एन है वो लो वोल्टेज पे हो। एन जो है वो कहाँ हो, लो वोल्टेज पे। तो पी पे है -7 वोल्ट और एन पर है -10 वोल्ट, तो पी कम नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू -7, यानी कि पी हायर वोल्टेज पे और एन जो है वो लोअर वोल्टेज पे। तो ये किस में हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। इसी तरह से दूसरा देखो तो यहाँ पर P जो है वो -15 वोल्ट पे है और N जो है वो 0 वोल्ट पे है, तो 0 वोल्ट हायर वोल्ट हो गया इन कंपैरिजन टू -15, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो तो ये हो गया 0 क्योंकि ग्राउंडिंग कर रखी है, और यहाँ पर हो गया 8 वोल्ट, तो N हो गया हायर वोल्टेज पर और P हो गया लोअर वोल्टेज पर, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो तो P जो है वो 14 वोल्ट पर है और जो N है वो 7 वोल्ट पर है ना। यहाँ पर जो P है वो किस पर है, 14 वोल्ट पर है, 14 है, हाँ 14 है, और N जो है वो किस पर है, 7 वोल्ट पर है। तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। तो ये दोनों इसमें फॉरवर्ड बायसिंग हो गए, तो 2 आंसर आ जाएंगे इसके। P 14 है, हाँ 14 है, और N जो है वो 7 वोल्ट पे है, ठीक है। तो 2 इसमें क्या आ जाएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट। देखो सन और जो प्लेनेट है या जो बॉडी है जो इसके अबाउट ऑर्बिटिंग कर रही है, तो उन दोनों के बीच में लगेगा सेंट्रल फोर्स, और जब भी कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के सब्जेक्टेड मूव करेगी तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई साइक्लिक फॉर टिपिकल मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम। देखो हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट और माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। अब ये साइक्लिक है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक का मतलब मिसिंग कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से ये बनेगा डी अपॉन डी टी। अब ये डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ये बन जाएगा पी, पी का मतलब है कैनोनिकल मोमेंटम, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से पी किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो जो P है यानी कि कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम है वो बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर विल बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा, जब आई जे इक्वल्स टू आई जे आई, ये हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट, लेट लैग्रेंजियन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। देखो एक इक्वेशन बनती है डी एच अपॉन डी टी
प्लस डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। तो लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से डी एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू आ गया 0, यानी कि एच इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट, कंजर्व हो गया, वो कंजर्व हो गया तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, व्हेन आइडियल गैस इज सफर्ड जूल थॉमसन एक्सपेंशन। जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है कि जो गैस है उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर पास कराना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से पर पास कराना, और एंथैल्पी उसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो होता है 0। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 हो रहा है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो वहाँ पर क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है। तो टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट जूल थॉमसन में। बाकी रियल गैस के लिए वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, आइडियल गैस के लिए वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A holonomic constant of mechanical system is one of which coordinate and time bears the relation। तो होलोनोमिक कंस्टेंट कौन से होंगे, जहां पर जो इक्वलिटी का रिलेशन है वो फॉलो होगा, तो वो कौन से हो जाएंगे, होलोनोमिक हो जाएंगे। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।